को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो युवाओं के रोल मॉडल है। एंटरप्रेन्योर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर और इंडिया के यंगेस्ट चांसलर्स, सेकंड नंबर के किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स एंड व्हाट नॉट। आइए मिलते हैं रेनेसा ग्रुप के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चांसलर आदरणीय श्री स्वप्निल कोठारी सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कपिल, आप सब लोग मेरा परिवार ही हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी वैचारिक श्रृंखला का हिस्सा मैं आज बन रहा हूँ। सो प्लेजर इज इक्वली माइन। थैंक यू भैया। 2019, 20 और 21 के कुछ महीने कैसे स्पेंड करें आपने? देखिए 19 तो ठीक था, 19 में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2020 से कोविड का पूरा इफेक्ट रहा। तो मुझे बहुत अच्छा समय मिल गया पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ जो पेंडिंग था वो मैंने पढ़ा, बहुत सारी फिल्में जो बाकी थी वो देखी, बहुत सारे पुराने दोस्तों से बहुत सारी बातें करी। सो आई मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल टाइम। ठीक है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी थोड़े से डिप्रेस भी थे, बहुत सारे लोग भी डिप्रेस थे। फिर वेबिनार्स का सिलसिला शुरू हो गया, तो बहुत सारे वेबिनार्स हुए एक के बाद एक। तो मैंने तो अच्छा, इसमें एक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बहुत सारा समय मम्मी पापा के साथ, हमारे घर के तीनों बच्चों के साथ बिताने को मिला। सो वी प्लेड, हमने शाम की सैर टेरेस पे हमने सब साथ में करी। वी प्लेड लॉट ऑफ गेम्स, बहुत अच्छे मीनिंगफुल लंबे संवाद हुए, कम्युनिकेशन हुआ। सो ठीक है, जो कुछ भी प्रकृति ने निर्धारित कर रखा था, आई मेड द बेस्ट यूज ऑफ इट। सो इस पीरियड की सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या रही? देखिए, इस पीरियड की ये बहुत आंखें खोल देने वाला पीरियड था। आंखें खोल देने वाला पीरियड इसलिए था क्योंकि शक्तिशाली होने और कमज़ोर होने की पूरी परिभाषा इस पीरियड ने बदल दी। जो बहुत धनाढ्य है वो भी बहुत कमज़ोर था, जिसका बहुत नाम था वो भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन जिसने लोग कमाए, जिसने रिश्ते कमाए, वो ताकतवर था। जिसके वेलविशर्स थे वो ताकतवर था। विगत कुछ सालों से हमारे समाज में ये भावना बहुत बलवती हो गई थी कि यदि हमारे पास अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा है तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन इस कोरोना काल ने इस मिथक को तोड़ दिया और सबको ये रियलाइज हुआ कि इस समाज में सबको सबकी आवश्यकता है। वो ऐसे हुआ कि अगर आपके पिताजी किसी अस्पताल में भर्ती हैं तो वहाँ का जो वार्ड बॉय था वो आपको देवदूत लगने लगा, वहाँ की जो नर्स थी वो आपको देवी लगने लगी, डॉक्टर तो भगवान लगने लगा, जिसके पास ऑक्सीजन की एक मशीन थी वो हमें ऐसा लगने लगा कि भाई उससे बढ़कर तो कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो कोविड ने और इस पूरे वातावरण ने जो है बहुत सारे मिथक तोड़ दिए। हम सब लोगों की आंखें जो है वो खोल दी। जिसके पास 6 बीघा जमीन है उससे कोई महत्व नहीं, लेकिन जिसके पास 2 इंजेक्शन है उसका बड़ा महत्व है। इनफैक्ट जिसके पास बैलेंस है, बैंक बैलेंस, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन फेविफ्लू के 4 पत्ते अगर हैं तो उसका बड़ा महत्व है। तो महत्वहीन होने की और महत्वपूर्ण होने की परिभाषाएं बदल गई। और कोविड ने सिखाया कि इस दुनिया में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि कोविड ने 3 चीज़ें हमें सिखाई। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कोविड ने हमें सिखाई। पहली, ये कोविड जो है ये प्रकृति का हमारे साथ संवाद है। मैं कोविड की एक परिभाषा जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को देता हूँ वो ये है कि कोविड प्रकृति का हमारे साथ कम्युनिकेशन है। और प्रकृति हमें बहुत प्यार से समझा रही है कि यदि आप मेरे प्रति संवेदनशील रहोगे तो मैं आपके प्रति संवेदनशील रहूँगा। If you will be compassionate towards me, I will be compassionate towards. और आप अगर मेरे प्रति संवेदनाहीन रहोगे तो मैं आपके प्रति संवेदनाहीन रहूँगा। और जिसने भी इस संवाद को समझ लिया उसके जीवन में गुणात्मक फर्क आ जाना चाहिए पोस्ट कोविड। ये प्रकृति का संवाद है। प्रकृति हमें समझा रही है कि इस धरती पर पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, पहाड़, झरने
सबको सह अस्तित्व के साथ प्रेम से रहना पड़ेगा। तो अमेज़न के जंगल अगर जल रहे हैं और वहाँ के देश उस आग को नहीं बुझा रहे हैं क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं है उस आग को बुझाना, तो ये गलत है। उस जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, उनके प्राण की रक्षा करना भी मानव की जिम्मेदारी है। कोई पहाड़ काट के अगर वहाँ की मुहर्रम बेच रहा है अपने स्वार्थवश, तो उसको ये समझना होगा कि हमें प्रकृति प्रदत्त समस्त चीज़ों का सम्मान करना। सो दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कोविड इज, प्रकृति हमसे कह रही है आप मेरे प्रति संवेदनशील रहोगे तो मैं आपके प्रति संवेदनशील रहूँगा। दूसरी परिभाषा कोविड की ये है कि कोविड के इस दौर ने हमें ये समझा दिया है कि हमें यूटिलिटी ओरिएंटेशन अपनी ज़िंदगी से खत्म कर देना चाहिए। हम लोग प्रोफेशनल पढ़ाई कर लेते तो हमें लगता है भाई दुनिया में जो जो उपयोगी है उसको अपने साथ रखें। कोविड ने समझा दिया कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर के बाहर कुछ ऑटो वाले थोड़ी दूर पर ऑटो लगा के रहते थे, खड़े रहते थे, वो बड़े हमेशा नाराज़ रहते थे। जब समस्या हुई उनके घर पे, उन्हीं में से एक ऑटो वाला जो है ऑक्सीजन का एक सिलेंडर ढूंढ के लाया। क्या बात है। तो हर व्यक्ति का महत्व है, ये भी कोविड ने हमें बताया, समझाया। और तीसरी चीज़ कोविड ने समझाई है, वो ये समझाई कि रिश्ते जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में रिश्तों से बढ़कर कोई संसाधन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। तो ये तीन लर्निंग रही को, ये तीन परिभाषाएं कोविड की। मुझे भी ये लगा सर, मुझे आप बता दीजिएगा अगर जवाब बहुत लंबा हो रहा हो तो आई कैन कट इट शॉर्ट। नहीं, मुझे इस कॉन्वर्सेशन से ये लगा, इस बात का लगा कि पुराने ज़माने में जहाँ हम इंसान को उसकी विद्या के अनुरूप उसको सम्मान देते थे, आज वो कहीं ना कहीं एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे की ओर हम उसको देखते हैं। आपने नेचर इज़ द बेस्ट टीचर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मेरा क्वेश्चन ये है अब आपसे कि हम स्वयं को जानें एक सार्थक जीवन की ओर। हम इस जीवन में आए हैं, खाना खाना, पैसे कमाना, कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर ये जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? मैं क्यों खुद को जानूं? मैं क्यों तक जीवन की ओर जाऊं? क्या ये मुझे किसी स्वर्णिम अवसर के लिए ले जा रहा है या ये मात्र एक सही हो गया? देखिए कपिल, आपका प्रश्न बहुत लाजमी है और इनफैक्ट हर आदमी अपनी ज़िंदगी में जब थोड़ा बहुत काम कर लेता है और थोड़े बहुत अनुभव अर्जित कर लेता है तो ये प्रश्न, अगर वो थोड़ा सा भी चैतन्य है तो ये प्रश्न सताता है उसे, ये जीवन क्या है और मेरी इस जीवन में क्या भूमिका है। यही मूल प्रश्न है ना आपका। बिल्कुल। आदमी जैसे ही थोड़ा सा चैतन्य होगा ये प्रश्न सताएगा। तो इसकी बहुत ही इसका सटीक जवाब है। जिंदगी का मकसद जो है वो है सकारात्मक बदलाव लाना। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। ये सकारात्मक बदलाव सबसे पहले आपको स्वयं के जीवन में लाना होगा, सबसे पहले। उसके बाद आपके परिवार, मित्र, रिश्तेदार, उनके जीवन में लाना होगा, ये दूसरा चरण है जी। और तीसरा फिर आपको उन लोगों के जीवन में बदलाव लाना होगा जिनसे आपका सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके भी जीवन में बदलाव लाना आपकी जिम्मेदारी है यदि ईश्वर ने आपको सक्षम बना दिया है तो मकसद तो जीवन का बदलाव लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना ही है। अब इस जीवन की प्रक्रिया में धन, ऐश्वर्य, वैभव, आपको अगर आपको विद्या अर्जित हो गई है, आप विद्वान हो गए हो, तो भी उसका इस्तेमाल दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए होना चाहिए। यदि आप साधन संपन्न हो गए हो, अमीर हो गए हो, तो भी उसका इस्तेमाल, दौलत का सही इस्तेमाल होना चाहिए। शक्तिशाली हो तो फिर तो बहुत आपके पास अवसर है, तो फिर आपको न्याय करना चाहिए जी, लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। आदमी को अपनी जिंदगी में इस ही मकसद को केंद्र मानकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, मैं इस चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ। फर्स्ट टू बी, देन टू डू एंड देन टेल। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। मतलब यदि मैं टेल एंड देन डू एंड देन बी करूंगा तो इट्स डिफरेंट। यस यस। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए और आपको ऐसा लगता है ये मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मुझे लगता है 3 चीजें हैं हर आदमी के जीवन में। सबसे पहले उपहास आता है, फिर उपेक्षा आती है, फिर अपमान आता है। ये आता है। बहुत से लोग पहले ही चरण में थक कर बैठ जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। उपहास, जब आप कुछ भी करने की बात करते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं। फिर उपेक्षा आती है। उपेक्षा यानी आप प्रतिभाशाली हैं लेकिन अवसर आपको दिए नहीं जाएंगे,
आपको इग्नोर किया जाए। कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, हम्म, एक दो बार एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता जी। है, भाई आपने इंटरव्यू दिया, आप टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये उपेक्षा है, हम्म, फिर अपमान है। कई बार जो लोग ताकतवर होते हैं वो अपने से कमजोर लोगों का अपमान करते हैं। समाज में होते हैं ऐसे लोग जिन्हें आनंद मिलता है कमजोर लोगों को अपमानित करने में। लेकिन जीवन का सार ये है कि जिसने ये तीनों चरण पार कर लिए, उपहास, उपेक्षा और अपमान, उसके बाद उसे सफलता मिलती है। और ये सफलता जो है ये क्षणभंगुर नहीं होती है। अगर इन तीनों चरण से गुजरकर सफलता मिली है तो सफलता के साथ आपके व्यक्तित्व में गहराई आएगी, जी, डेप्थ। जी, अगर कोई सफलता आपको मिल गई है और गहराई के बिना मिली है तो वो फिर आप वापस वो सफलता में बदले, शॉर्ट टर्म ही रहेगी। आप पहुंचेंगे लेकिन हाँ। वापस नीचे आएंगे। जी, लेकिन जी। सफलता के अनुपात में अगर गहराई भी जीवन में आ रही है तो फिर आपकी यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। एक तरह से हम उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो Absolutely. डेप्थ में जा रहे हैं तो हम निखर रहे हैं। जिस तरह से सोने को भी बोलते हैं कि जितना उसको तपाते हैं उतना वो निकलता है, तो वही बात आप अर्न सक्सेस की हम जो बात, प्लीज प्लीज। तो ये तीनों चरण के बाद अगर आपको सफलता मिलेगी तो सफलता के साथ साथ गहराई आएगी, सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी आएगी, सफलता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, आप संवेदनशील होंगे, सफलता के साथ साथ आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन पैदा होगा। अगर इन चरणों के थ्रू आप गुजरे हैं तो, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। व्हाट इज गॉड फॉर यू? गॉड की डेफिनेशन? ट्रूथ इज गॉड फॉर मी। आई एम वेरी क्लियर एज फार एज व्हाट इज गॉड फॉर मी। सत्य जो है वो ही मेरे लिए ईश्वर है। देखिए, सत्य जो है वो ईश्वर, सत्य जो है वो मानव को निर्मित करता है, समाज को निर्मित करता है, और असत्य जो है मानव असत्य को निर्मित करता है। अगर ये दो लाइन को हम समझ लेंगे, ट्रूथ जो है वो क्रिएट करता है हम सबको जी, और हम सब क्रिएट करते हैं फॉल्स को जी, तो असत्य हम निर्मित करते हैं, सत्य हमें निर्मित करते हैं। हम्म। मेरे लिए सत्य की साधना ही सबसे बड़ा धर्म है और मेरे लिए सत्य और धर्म में कुछ भी अंतर नहीं है। जब एक युवा इंटरव्यू के लिए जाता है तो अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इतनी सक्सेस, इतनी उन्नति प्राप्त करने के बाद। क्या आपके मन में क्वेश्चन आता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद और 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? मैं इतनी सक्सेस और इतनी उन्नति आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मुझे और करना है ज़िंदगी में। मेरे इतने हजारों विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना है, समाज में जो गलत हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अच्छे एग्जाम्पल सेट करना है। मुझे लगता है कि इस समाज में अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें 100 अच्छे उदाहरण सेट कर देना चाहिए। हम जितने अच्छे एग्जाम्पल समाज में सेट करेंगे उतनी अच्छाई प्रतिपादित होगी। ये एक मिथक है कि बुराई संक्रात्मक होती है, अच्छाई संक्रात्मक नहीं होती। आप कोरोना में देखिए, पूर्ण अभ्युदय हमारा जो संगठन है वो 35 ऑक्सीजन मशीनें सबसे पहले खरीद के लेके आया। आप तो उसके हिस्सा हैं उसका। हमने 35 मशीन चलाना शुरू करी, पूरे शहर में लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके आए। मैं इसमें अपनी महानता नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छाई का आप एग्जाम्पल सेट करोगे तो वो भी रेप्लीकेट होता है, बुराई का करोगे तो वो भी रेप्लीकेट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें जितने अच्छे एग्जाम्पल हैं उतने सेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ भाई, यदि धनाढ्य लोग जो है अपने धन का सही सदुपयोग करेंगे तो यही चलन हो जाए, ये ट्रेंड हो जाएगा। अगर ताकतवर लोग सहज, सरल और मिलनसार रहेंगे तो ये ट्रेंड हो जाएगा। तो आपका पर्सपेक्टिव है कि आने वाले 5 से 10 सालों में यू वांट टू एस्टैब्लिश रोल मॉडल्स? I have a very clear idea about next 5 years. I want to create 1000 success stories. तो मुझे 1000 केस स्टडीज डेवलप करने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। 1000 रियल लाइफ केस स्टडीज जो हैं वो डेवलप करने हैं। अब वो एग्जाम्पल कैसे होंगे? बड़वानी में एक छोटे से परिवार का लड़का यहाँ आएगा, MBA करेगा, उसको दुबई में बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, वो 20 लाख रुपए वहाँ कमाएगा, 10 लाख यहाँ भेजेगा बड़वानी में, तो उसकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। ये एक उदाहरण है। एक बहुत अमीर परिवार का एक लड़का है, वो अपनी पढ़ाई बड़ा ठीक कर रहा है, अगर मुझसे प्रेरणा पाकर वो विपश्यना का शिविर करता है और 9 दिन 8 दिन जो है शांत रहता है,
और उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, दूसरा केस स्टडी है। यदि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसके पास साधन नहीं है और मेरा ही एक विद्यार्थी हु इज डूइंग वेल, तो वो उसको मदद कर देता है, और वो जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, वो किसी भी लेवल की सफलता को पा लेता है, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं ऐसे अलग अलग डायमेंशंस को लेकर सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर देना चाहता हूँ। तो वो अपने आप में कहानियाँ होंगी और कहानियों में ताकत होती है। देखिए, कहानियाँ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल, वो एक सदी से दूसरे सदी ट्रैवल करती है। एक गांव में एक लड़की अगर इंदौर आती है और पढ़कर डॉक्टर बनती है, तो उस पूरे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा होता है। तो अच्छे उदाहरण हम समाज में जितने स्टेब्लिश करेंगे उतना समाज बदलेगा। आपने एक रेडियो स्टेशन पे भी बहुत लाइव कॉन्वर्सेशन करे हैं, आपको जाना जाता है कि स्पॉन्टेनियस आंसर आप देते हैं, और मैंने भी उस लाइव शोज़ को सुना है, और ये अक्सर देखा है उस लाइव शोज़ में कि जो आंसर सामने वाले को मिल रहा है वो इतना सेटिस्फाइड और इतना कंटेंट फील करता है कि वो आंसर उसे बड़ा एप्ट लगता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करता है। ये आइडिया आते कहाँ से आपके पास? हम लोग टीचर्स हैं तो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते ये विकसित हो जाता है और किताबें पढ़ते रहते हैं, जीवन के अनुभव हैं, हमारे विद्यार्थियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। टीचर जो होता है वो तो ये सब बहुत आसानी से कर लेता है। सो रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है, जो नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो जिंदगी की किताब से पढ़ते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट गुड रीडर्स बट दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ग्रेट लीडर्स, क्योंकि वो जिंदगी की किताब से पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, वो प्रकृति से सीखते हैं, वो अनुभवों से सीखते हैं, वो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, दूसरों के अच्छे अनुभवों से, दूसरों के बुरे अनुभव से। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी तो कहते थे सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भीतर है, हमें सिर्फ साधना करके उसको सतह पे लाना है। और ये भी एक इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है कि हमें बाहर की दुनिया और समाज से ज्ञान अर्जित करना। दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। द इंडियन स्कूल ऑफ थॉट इज सारा ज्ञान हमारे भीतर है जी, हमें सिर्फ साधना करके उसे सतह पे लाना है। so, मुझे लगता है दोनों बातें सही है। आपके लिए जो स्पिरिचुअलिज्म का जो रास्ता है जी जी, जो अध्यात्म का रास्ता है, वो भीतर के ज्ञान को सतह पे लाने का है। और शिक्षा, विज्ञान, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी जो है वो बाहर से सब कुछ सीखने का रास्ता है। यूँ भी मैं कहूँ ना तो जीवन में दो यात्राएं हैं, एक भीतर की यात्रा है और एक बाहर की यात्रा है। भीतर की यात्रा में आपको जीतने के लिए धर्म की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। बाहर की यात्रा में आपको जीतने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, रणनीति की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। और बाहर की यात्रा आप जीतेंगे तो आपको सुख मिलेगा, भीतर की यात्रा आप जीतेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा सब जरूरी है, क्योंकि जीवन में आपको सुख भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। और फिर एक वक्त आता है जब दोनों यात्राएं एक हो जाती है। देन टाइम कम्स जब दोनों यात्राएं एक हो जाती है और फिर बचता है सिर्फ सत्य। देन व्हाट इज लेफ्ट इज ट्रूथ। जी जी। तो जो महात्मा गांधी कहते थे, मैंने जन्म ले लिया है और उस जन्म के पर्पस को यदि मैंने पहचान लिया तो वो दोनों लाइनें यू कैन से पर्पस तो सकारात्मक बदलाव होता है, राइट। उस पर्पस को कैसे मुझे पूरा करना है ये जो है समय के साथ क्लियर होता है। आपकी क्या एडवाइस है आज के युवाओं के लिए, सक्सेस के लिए? आज के युवाओं को मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो टॉक शो का थीम है खुद को जाने, तो यू आर नॉट व्हाट यू हैव गैदर्ड। क्या है, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, तो आप रोज़ सुबह उठते हैं, फ़ोन पर आपको 1000 व्हाट्सअप मिलते हैं, उसमें से कुछ विचार आपको ठीक लगते हैं, आप उन विचारों को लेते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर देते हैं, दूसरों को भेज देते हैं। अच्छे भी होते हैं जी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपके मौलिक विचार नहीं और ये आप नहीं है। आपने वो जो सारा कूड़ा करकट, अच्छा बुरा सामान इकट्ठा कर रखा है वैचारिक रूप से, वो आप नहीं है, बिल्कुल उससे परे हैं आप, बिल्कुल। सो यू नीड टू नो हु यू आर। आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। तो वो ये मोबाइल की दुनिया से अलग हटेंगे ना तो आप पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं जी।
अब उसमें आपकी जिज्ञासाएं होंगी, उसमें आपका जुनून होगा, उसमें आपकी पसंद होगी, उसमें आपकी नापसंदी होगी, उसमें आपका आध्यात्मिक इंक्लाइनेशन होगा, उसमें सही और गलत की आपकी परिभाषाएं होंगी, इसमें एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल होने के आपके लिमिट्स होंगे, इसमें आपका अपना कंफर्ट जोन होगा, इसमें चुनौती की आपकी परिभाषा होगी, इसमें हार और जीत की आपकी परिभाषा होगी, इसमें सफलता और असफलता की आपकी परिभाषा होगी, इसमें कर्तव्य की आपकी परिभाषा होगी, उत्तरदायित्व की आपकी परिभाषा होगी। ये आपको सब समझना पड़ेगा, ये फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे लिए चुनौती मतलब क्या, मेरे लिए सफलता मतलब क्या, मेरे लिए मेरी लिमिट मतलब क्या, मेरे लिए मेरा उत्तरदायित्व मतलब क्या। तो ये उस मोबाइल, देखिए मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैं भी सब यूज करता हूँ, ये टूल्स हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए, ये हमारी जिंदगी को ओन करने लगे, ये प्रॉब्लम है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यूथ इज वो अब ये टूल्स यूथ की जिंदगी में इतने हावी हो गए हैं कि यूथ दिन भर में सिर्फ मोमेंट क्रिएट करता रहता है ताकि इन टूल्स पर वो एग्जिबिट कर सके। लड़के लड़कियां दिन भर जो हैं फोटोज क्रिएट करते रहते हैं ताकि वो शाम को इसे पोस्ट करें। आप जो करिए वो पोस्ट करिए तो समस्या नहीं है जी, लेकिन आप पोस्ट करने के लिए अगर दिन में काम करने लग गए, पिक्चर्स बनाने लग गए, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, एडिक्शन है। तो फॉर यू सक्सेस इज टू नो योरसेल्फ, देन उसके अकॉर्डिंग सक्सेस इज टू नो योरसेल्फ। आपको जानना होगा कि आप कौन हैं और फिर आप सकारात्मक बदलाव कैसे लाएंगे, पहले खुद के जीवन में, फिर परिवार, मित्र, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उनके जीवन में, और फिर उनके जीवन में जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। यही 3 चरण है। पोस्ट रिटायरमेंट जी आपके लिए क्या आदर्श जीवन है? मैं किस तरह का जीवन देखना? मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरे लिए तो एक ही मेरा पैशन है। तो वैसे मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, रिटायरमेंट का तो प्रश्न गैर वाजिब है मेरे 42-43 साल का हूँ मैं अभी, 43 का। तो लेकिन जब कभी भी मैं रिटायर होऊंगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा। कोई एक बुक जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये पढ़ना चाहिए और क्यों? अनपोस्टेड लेटर्स, टी रंजराजन की एक बहुत अद्भुत किताब है, वो पढ़ना चाहिए। मॉडर्न बच्चों को, आज से बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो कनेक्ट करेंगे उससे। और थोड़ी बहुत रीडिंग की हैबिट है तो महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे परीक्षण पढ़ना चाहिए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। जीवन का कोई एक ऐसा वाक्य जिसने आपके जीवन में एकदम यू टर्न लाया? बहुत सारे वाक्य होते हैं, पर कोई ऐसा वाक्य जो आपको लगा कि आपके जीवन में यू टर्न गया है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं सीए मैंने किया, फिर मैंने नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी पढ़ाना स्टार्ट किया। सो आई वाज डूइंग वेरी वेल। मैं पढ़ा रहा था, वहाँ 2-1 हज़ार बच्चे मुझसे पढ़ते थे, ठीक ठाक पैसे में कमा रहा था, और सेटिस्फाइड जिंदगी में जी रहा था। मेरी बीवी थी, मेरा एक बच्चा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, और कोई बहुत एम्बिशन था नहीं मेरे अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो उस वक्त। तो संडे के दिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-12 क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट के बाद नाश्ता करते वक्त एक बहस हो गई। बहस ये थी कि हमारा एक मित्र बोल रहा था कि इस देश की व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ पर बिजनेस नहीं किया जा सकता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करी जा सकती। तो मैंने कहा था नहीं यार, हमारा ही देश है और हम ही तो हैं, देश और समाज कौन है, हम ही तो है ना जी। तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक हीटेड डिस्कशन हो गया। अब वो कुछ कहने लगा, मैं तर्क देने लगा। तो जब उसके पास कोई तर्क नहीं बचा तो उसने एक बड़ी विषैली बात कह दी। उसने कहा कि यार तुम एक कोचिंग क्लास में पढ़ाते हो, तुम बिजनेस के बारे में बात मत करो, तो वह टीचर हो यार, तो क्या है, क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, उन्हें पढ़ा देते हो। मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरी वाटर मीटर की इंडस्ट्री होती है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, एक्साइज लगता है, मैं प्रॉब्लम्स जानता हूँ। यू आर अ टीचर। उसने एक लाइन कह दी, दोज हु कैन डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। और ये लाइन जो है, इससे मैं बहुत आहत हुआ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं शायद पहली बार इंटरव्यू में बता रहा हूँ ये बात कि मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया, 2 रात में सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ये बहुत अपमानजनक लगा। दोज हु कैन डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं अपने कॉलेजेस डालूंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी डालूंगा, मैं अपना चैनल डालूंगा, मैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस करूँगा। मैंने तय किया कि मैं अब टीचर होने के बावजूद, टीचर तो रहूँगा मैं थ्रू आउट मेरी लाइफ, लेकिन मैं हर वो काम करके दिखाऊंगा जिसके आधार पर यह तय करा जाता है कि आदमी सफल है या असफल। जो ये समाज की थोथी परिभाषा है ना, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन समाज किसको सफल मानता है? जिसका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जिसके पास पैसा है, पावर है, नाम है।
तो मैंने कहा मैं शिक्षक होकर ये सब करके दिखाऊंगा, और मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पढ़ाना, बाकी सब आसान है। चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, एक स्टोरी भी सुनने सबसे मुश्किल है पढ़ाना जी। किसी के विचारों को बदलना जी। दुनिया में सबसे मुश्किल है। तो ये एक, मैंने कहा ना, उपेक्षा, उपहास और अपमान, तो ये एक घटना थी जिससे मुझे अपमानित महसूस हुआ, और उसी के बाद मेरी जिंदगी की दिशा बदली। एक बचपन में बहुत स्टोरी सुनने को मिली थी, एक क्वेश्चन पूछने को सुनने को मिला था कि जिसमें एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा है कि एक रूम में प्राइम मिनिस्टर है, टीचर है, साइंटिस्ट है और डॉक्टर है, कौन सबसे बड़ा? तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि टीचर है वही सबसे बड़ा। और वही बात आपने मुझे बताई कि गुरु विचार परिवर्तित करके इंसान को क्या बना सकता है, वो आपने बताया। लास्ट क्वेश्चन स्वप्निल सर आपसे, क्या कभी आप डिप्रेस फील करते हैं? मैं सच में नहीं फील करता। और यदि आप नहीं करते हैं तो किसी को डिप्रेशन है वो कैसे बाहर निकल सकता है उससे? मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू फील कनेक्टेड टू गॉड, अगर आप अपने ईश्वर से सीधे सीधे, आपको ऐसा लगता है, जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम कनेक्टेड टू माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और ईश्वर के बीच में बहुत सीधे संवाद की स्थिति है, हार्ट टू हार्ट रिलेशन। मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी के भी लिए करता हूँ, खुद के लिए भी करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, उसमें से अधिकांश स्वीकार करी जाती है। जो नहीं स्वीकार करी जाती हैं, बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं स्वीकार करी गई, यही अच्छा है। आई फील कनेक्टेड टू गॉड, तो मुझे लगता है एनीवन हु फील्स कनेक्टेड टू गॉड फील्स मोर कॉन्फिडेंट, राइट। दूसरा, मैंने अपने सही और गलत की परिभाषा बना रखी है, जो किसी भी दूसरे नियम से तय नहीं होती है, जो कानून से या सरकार से या किसी भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से तय नहीं होती है। मेरी अपनी परिभाषाएं हैं, जिसमें हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, हमारे जैन धर्म के तत्व हैं, जिसमें हमारे परिवार, दादा दादी की कुछ सीख है, नाना नानी की एडवाइजेज हैं, सत्य साई विद्या विहार में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के शिक्षकों की कुछ सीख है, उनके आधार पर मैंने अपने राइट और रॉन्ग बना रखे। तो वो राइट और रॉन्ग मुझे क्लैरिटी देते हैं, मुझे स्पष्टता देते हैं। तो स्पष्टता अगर होगी और अपने ईश्वर से आप सीधे सीधे कनेक्टेड होंगे, तो जिंदगी में डिप्रेस होने की कभी भी स्थिति निर्मित नहीं होगी। हर वो आदमी जो डिप्रेस फील करता है, मेरी उसको सलाह ये है कि आपके मस्तिष्क में अगर क्लैरिटी होगी और धैर्य होगा, और आपके पास एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, स्पष्टता, धैर्य और एक आध्यात्मिक आयाम है, तो ये तीनों मिलकर 100% आपको उस डिप्रेशन से बाहर लाएंगे। और ऐसा अगर कोई है तो मुझसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वार्ता के लिए हमें इतना समय दिया। आपसे बहुत सारी कुछ चीज़ें हमने आज जानी, सीखी, समझने की कोशिश करी। आप सबने भी इन बातों को सुना और जाना। एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव कि हम जीवन में 2 जीवन जी रहे हैं, एक हमारे अंदर और एक हमारे बाहर। और फिर बहुत सारी ऐसी बातें हमने सीखने को मिली, जानने को मिली इस कॉन्वर्सेशन से। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करें, और आइए इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें, स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से, तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। जीवन जो है वो केवल इन 2 क्षणों को पहचानने में निकल जाता है कि मुझे खुशी की क्या चीज देगी और आनंद क्या चीज देगी। और दूसरी चीज है जो आज हमारे देश में बहुत कम है, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। हम यह सोचते हैं, हाउ कैन आई गेट रिच अर्ली, हाउ कैन आई रीच दैट पोस्ट अर्ली, हाउ कैन आई डू दैट ऑन अ शॉर्टकट। वो देखता है कि उन बच्चों की आंखों में वो प्रसन्नता, वो चमक जो शायद उसने कहीं और नहीं देखी। और जब अंत में वो एक बच्चे को ट्राइसिकल देता है, तो वो बच्चा बैठा बैठा ट्राइसिकल में उसके पांव को पकड़ लेता है और उसको एक टक निहारता रहता है ऊपर देख करके। तो वो बड़ा अचंभित होता है कि बच्चा इतना भावुक क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों एक टक निहार रहा है।